आज का जो टॉपिक है वो बिहार का सबसे विवादास्पद और सबसे चर्चित मुद्दा है और उस पर आज हम आप लोगों को एसआईआर के बारे में विश्लेषण करूंगा। थोड़ा सा एसआईआर के बारे में गहन जानकारी देने का प्रयास करता हूं। देखो बच्चों, एसआईआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल आई से होता है इनिशिएटिव और आर का मतलब होता है रिवीजन। स्पेशल का मतलब होता है विशेष, इनिशिएटिव का मतलब होता है सघन और रिवीजन का मतलब होता है पुनरीक्षण या पुनः परीक्षण। एसआईआर क्यों इतना आखिर विवादास्पद है? क्यों इस पर इतना हल्ला मचा हुआ है? क्यों विपक्ष इस पर इतना हल्ला मचा रहा है? क्यों चुनाव आयोग का इतना विरोध कर रहा है? तो देखिए, एसआईआर एक बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है और ऐसा नहीं कि पहली बार चुनाव आयोग द्वारा किया गया है। एसआईआर एक चुनावी प्रक्रिया होती है जिसमें चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के पहले किसी राज्य का मतदाता सूची का निरीक्षण किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। क्योंकि कई लोग मर जाते हैं तो उसका नाम मतदाता सूची से हटाना पड़ता है और कई ऐसे लोग होते हैं जो 18 वर्ष के हो जाते हैं तो उनकी सूची मतदाता सूची में क्या करनी पड़ती है? जोड़नी पड़ती है। तो ये बहुत बड़ा कोई प्रक्रिया नहीं है, ये बहुत ही समान एक एक्सरसाइज होता है, बहुत ही समान एक प्रक्रिया होती है जो चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का या निर्वाचक जो नाम बली होता है उसमें सुधार करना होता है, कुछ नामों को जोड़ना होता है और कुछ नामों को क्या करना पड़ता है? हटाना पड़ता है। और भारत में यह पहली बार भी नहीं हो रही है, कई बार हुई है, कई बार यह और बहुत सामान्य प्रक्रिया से होता है। तो आखिर कारण क्या है? इतना हो हल्ला मचने का कारण क्या है? तो विपक्ष द्वारा मुख्य रूप से पहले दो आरोपों की मैं चर्चा करना चाहता हूं। विपक्ष यह कह रही है कि चुनाव आयोग एसआईआर के आड़ में केंद्र सरकार के इशारे पर बिहार में वो एसआईआर उसका केवल एक झूठ है, वास्तविक रूप से बिहार में वह जांच करने जा रहा है या लागू करना चाह रहा है किसका? एनआरसी का। एनआरसी का मतलब होता है, थोड़ा सा समझ लो, एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। रजिस्टर ऑफ क्या होता है? सिटीजन होता है। यानी राष्ट्र भारत के लिए रजिस्टर का मतलब क्या होता है? पंजी। और सिटीजन का मतलब क्या होता है? नागरिक। यानी भारत के नागरिकों के लिए एक पंजी तैयार करना होता है। एनआरसी क्या है? एनआरसी बच्चों 1951 में 1951 और 55 के बीच, ठीक है, 1955 में एक नागरिकता अधिनियम बना था, ठीक है। तो उस नागरिकता अधिनियम में भारत के जितने भी नागरिक हैं उसके लिए एक रजिस्टर तैयार किया गया है ना, नामबली तैयार किया गया है। तो उस नागरिकता अधिनियम के आधार पर क्या है? एनआरसी है। और एनआरसी इसके पहले भी 2003-2004 में जो 55 का नागरिकता अधिनियम है ना, उस नागरिकता अधिनियम की जांच की जा चुकी है। उस नागरिकता अधिनियम में थोड़ा सा संशोधन किया जा चुका है। उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, 2000 कितना था? 4 और 5। और मौजूदा केंद्र सरकार ने 2013-2014 में पुनः एनआरसी लाया था। और एनआरसी लाने के बाद असम में पहला राज्य, अगर पूछे कि सर सबसे पहला राज्य कौन है जहां पर एनआरसी लाया गया है, तो सबसे पहला राज्य असम है। और 13-14 से बीच आज 10 सालों में भी असम का एनआरसी जो जांच की गई है उसकी सूची अभी तक जारी नहीं की गई है। आप सोच सकते हैं कि बिहार से 10 गुना ज़्यादा एक छोटा राज्य असम है, जहां अगर एनआरसी की जांच करने में या एनआरसी की लागू कराने में 10 साल से भी ज़्यादा समय लग सकता है, तो बिहार उससे कितना गुना ज़्यादा, यहाँ तो 50 साल लग जाएगा। तो विपक्ष का जो आरोप है
क्या आरोप सही है या उस आरोप को नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि यह आरोप साधारण नहीं है। आरोप चुनाव आयोग पर है, प्रश्न चिन्ह चुनाव आयोग पर है। भरोसे की बात है। भरोसा वह चीज़ होता है ना कि भरोसा ही चीज़ होता है कि हम पत्थर को भी क्या मान लेते हैं, देवता मान लेते हैं, इसका है। तो आखिर यह प्रक्रिया समान है। एसआईआर पर आते हैं, एसआईआर की प्रक्रिया तो समान है, बहुत साधारण प्रक्रिया है। बीएलओ जाते हैं, बीएलओ का मतलब होता है बूथ, हो गया ना, बूथ। बीएलओ का मतलब होता है ऑफिसर होता है, प्रत्येक बूथ पर जो ऑफिसर होता है ना, जो जांच करने वाला ऑफिसर होता है, निरीक्षण ऑफिसर होता है, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बीएलओ के नाम से जानते हैं, ठीक है। बूथ लेवल ऑफिसर, बूथ लेवल ऑफिसर, बूथ लेवल ऑफिसर होता है, उस स्तर का एक पदाधिकारी होता है। अब सोचो कि बीएलओ की जांच के लिए इधर दो एसआईआर करवा रहा है चुनाव आयोग, तो बीएलओ में किसको भर्ती कर दिया है, शिक्षकों को भर्ती कर दिया है। तो प्रभावित क्या हो रहा है, पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। आप सोच सकते हैं कि गरीबों के बच्चों की पढ़ाई की आखिर चिंता किसकी है। इन बच्चों की पढ़ाई की भरपाई कौन करेगा, देश के ही भविष्य होते हैं। आप शिक्षकों को उस काम पर लगा दिए हैं जो काम शिक्षकों का नहीं होता है। आप शिक्षक, अब वो शिक्षक जो क्लास में पढ़ाते, क्या उनके जगह नए शिक्षक उसकी जगह को भरने के लिए पढ़ा रहे हैं? अगर नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं इसके आड़ में। और एक और जहां आप निर्धन के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, एक और जहां आप सरकारी स्कूल के बच्चों को यह शिक्षा देते हैं कि आप अंग्रेजी मत सीखो, अंग्रेजी विदेशी मानसिकता का प्रतीक है, गुलामी का प्रतीक है। और आप जितने भी ऑपरेशन चालू करते हैं, ऑपरेशन वर्दी चालू करते हैं, कभी ऑपरेशन सिंदूर चालू करते हैं, कभी ऑपरेशन फलाना ढिमाका चालू करते हैं, भैया ऑपरेशन शब्द भी अंग्रेजी का है। आप अपने बच्चों को भी विदेश में पढ़ाते हैं और हमारे बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक भी एसआईआर के नाम पर छीन ले लेते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी ध्यान कौन रखता है। अब आते हैं, मैं एसआईआर पर आता हूँ, ठीक है। तो एसआईआर में इतना हुड़दंग क्यों, एसआईआर में इतना बवाल क्यों, इतना एसआईआर में हल्ला क्यों? तो मतदाता सूची परीक्षण के दौरान जो क्रियान्वयन होती है, जो क्रियाकलाप होती है, उसमें आप एसआईआर कीजिए, एक बार नहीं आप 10 बार कीजिए। क्योंकि कोई भी गलत मतदाता अगर सरकार चुनती है तो उसके द्वारा चुनी हुई सरकार कभी जनता के अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरेगी। लेकिन उस गलत मतदाताओं को छांटने के लिए अगर एक मतदाता भी छूट जाता है आपसे, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतंत्र की बहाली का सबसे बड़ा जो फैक्टर है, सबसे बड़ा जो पर्व है, वो चुनाव प्रक्रिया द्वारा होता है, व्यक्ति मताधिकार द्वारा हम अपनी सरकार की। तो लोकतांत्रिक प्रणाली का सबसे जो प्रमुख चीज़ होता है वो हम वोट का अधिकार होता है। तो 100 व्यक्ति को छांटने के चक्कर में अगर एक व्यक्ति जो सही व्यक्ति है वो वोट देने से वंचित रह जाता है, तो फिर इसकी जिम्मेवारी आखिर कौन लेगा? अगर 100 देता है, 100 दे दे वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन एक अगर सही आदमी वोट के अधिकार से वंचित हो जाता है तो वह बहुत ही क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। तो आप चुनावी प्रक्रिया को जो कर रहे हैं, आखिर ऐसा कारण क्या हुआ? तो इसमें अच्छा एक चीज़ बताइए आप लोग कि कोई 20 साल का आदमी है, मरा हुआ आदमी है, कई चीज़ें आ रहा है, कुत्ता के नाम से भी आवासीय बन जा रहा है, इधर कुछ बहुत विवादास्पद चीज़ें आ रही हैं, उभर कर सामने आ रहे हैं। तो बिहार में सर्टिफिकेट बनाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और जो अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखा रहा है ना भारत में, वो हम लोग से सर्टिफिकेट की मांग करता है। चुनाव आयोग की जो कार्य पद्धति थी, कार्य शैली थी, शुरुआत में इतना इसकी कार्य शैली ही विवादास्पद थी कि लोगों से जो मांग किया गया, आवासीय की मांग की जा रही थी। अब बोलो कोई औरत 20 साल पहले शादी में होकर मायके में आई है और मायके में आने के बाद वो कहाँ जाएगी? 20 साल के बाद उसके मायके में माता पिता भी नहीं हो, किससे बेचारी अपनी जन्म प्रमाण पत्र मांगेगी, किससे अपनी आवासीय दिखाएगी? अरे गोदी में लड़का है और नदर में तुम हिलोड़ा पिटवा रहे हो।
सामान्य प्रक्रिया था, पहले भी हुई थी, इतना हो हल्ला नहीं हुआ था। कोई भी आदमी जाएगा, दरवाजे पर जाएगा और बहुत आसानी से पूछ लेगा कि यहाँ का नागरिक है या नहीं है। बहुत सामान्य प्रक्रिया होती है, बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं होती है। लेकिन आप इसको इतना शुरुआत में इतना विवादास्पद बना दिए, इतना ज़्यादा इस पर विवादित बना दिए ना कि लोगों को, देखो 20 साल का आदमी का अगर है या मरा हुआ है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? चुनाव आयोग है, साफ बात है। हिंदुस्तान में वोट के लिए, चुनाव के लिए एक आयोग का स्पेशल एक आयोग है जिसका नाम कौन आयोग है? चुनाव आयोग है, बिल्कुल स्पेशल आयोग है। और उसकी स्थापना की गई है 25 जनवरी 1900 कितना में 50 में। थोड़ा सा चुनाव आयोग के बारे में 324 अनुच्छेद में यह दिया गया है कि भारत में एक चुनाव आयोग होगा जो बिल्कुल ही स्वतंत्र होगा। ठीक है, स्वतंत्र का मतलब होता है कि इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होगा और कोई भी चुनाव आयोग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सोचो कितना पावरफुल बनाया गया है चुनाव आयोग को, कितनी शक्तियां दिया गया है चुनाव आयोग को। और चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? चुनाव आयोग का मुख्य कार्य होता है स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भरोसेमंद और बिल्कुल ही ऐसा चुनाव जिस पर कोई पक्षपात नहीं हो, निष्पक्ष चुनाव हो। यह कार्य किसका होता है? चुनाव आयोग का होता है। निर्वाचक नामावली तैयार करना होता है। चुनाव के दौरान विभिन्न पार्टियों को चुनाव चिन्ह देना होता है। ठीक है, कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है या राज्य स्तरीय पार्टी है, इसका सर्टिफिकेट देना होता है। तो यह काम किसका है बोलिए? आप इससे जनता को अगर आप परेशान, क्यों चुनाव आयोग का? आप चुनाव आयोग हैं, आपका काम है चुनाव कराना। आपका पेमेंट किसके पैसे से होता है? जनता के पैसे से, जनता के टैक्स के पैसे से। आपको क्या किसके लिए किया गया है? जनता को परेशानी कम करने के लिए बहाल किया गया है। और जनता की बहाली परेशानी कम हो, लेकिन आप तो जनता की परेशानी को बढ़ा रहे हैं। बीएलओ बेचारा रक्षाबंधन नहीं मना पा रहा है, कई बीएलओ की जान चली गई है। कितने बीएलओ तो औरत रूस गया है रे कि रक्षाबंधन में हमारा नैहर राखी बनाने ला नहीं ले गई, ऐसा स्थिति है। और लोगों को बेवजह लोग दौड़ते जा रहे हैं, कोई नैहर जा रहा है, कोई ससुराल जा रहा है, कोई ये जा रहा है। और चुनाव आयोग पर जब विपक्ष आरोप लगा रहा है, उसके भरोसे पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, उसकी निष्पक्षता पर, विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, तो जो जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, क्योंकि इसके लिए 100% कौन है? अच्छा चुनाव करने के लिए जिम्मेदारी किस पर है? चुनाव अगर एक व्यक्ति का नाम छूटता है या एक व्यक्ति का नाम गलत है तो आप करते क्या हैं? आप जनता के पैसे से खाते हैं, जनता के पैसे से पेमेंट होता है आपका, और जनता को ही आप परेशान कर रहे हैं। इसको कहते हैं ना कि माल महाराज के मिर्जा खेले होली कहते हैं। तो सवाल यहाँ पर उठती है कि अगर चुनाव आयोग के भरोसे पर प्रश्न चिन्ह लगता है, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता का प्रश्न चिन्ह लगता है, अगर सवाल चुनाव आयोग से किया जाता है तो चुनाव आयोग को बेहिचक चाहिए कि वह लोगों के सामने आए और जनता का जो चुनाव आयोग की प्रति जो विश्वसनीयता घटती जा रही है, उस पर वह जनता की विश्वसनीयता तो पुनः बहाल करने का क्या करे? प्रयास करे। जनता को लगे कि चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष काम कर रहा है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, एक राष्ट्रीय संस्था है, किसी पार्टी विशेष की संस्था नहीं है। और उसकी कार्यशैली ऐसी नहीं होनी चाहिए जो देखने में लगे कि वह किसी पार्टी विशेष के कहने पर काम कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, पिछले कुछ चुनाव का हम 2 मिनट में झांकी आपको देते हैं, 2 चुनावों का देते हैं। एक चुनाव 2024 में हुआ और दूसरा चुनाव 2000 कितना में हुआ है? 2024 में हाल का, और एक उसके पहले 2000 कितना में चुनाव हुआ है? 19 में हुआ है। तो 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें 2019 के चुनाव में लगभग 62% लोगों ने मतदान में भाग लिया था, और 24 के चुनाव में लगभग कितने % लोगों ने भाग लिया था? 65% लोगों। भैया ऐसे भी जो चुनाव होता है ना, कहीं कहीं तो 40 यानी बहुत से लोग चुनाव में भाग भी नहीं लेते हैं, वोट प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। मात्र कितना % लेते हैं? 65%, औसत 65% लेते हैं। कुछ लोगों का नाम अगर जुटता है या कुछ लोगों का नाम घटता है, बहुत ही सामान्य प्रक्रिया को आप इतना लेंदी बना रहे हैं, इतना विवादास्पद बना रहे हैं, इतना गर्म बना दे रहे हैं बहुत साधारण प्रक्रिया को।
तो आपकी शुरुआत ही ऐसी की गई है ना, आपकी चाल में शक हो रहा है, आपके भरोसे पर लोगों का शक हो रहा है, और इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। कितना परसेंट हुआ है? 62% हुआ है। जानते हो बच्चों, 1924 के सरकार में एनडीए के लिए कुल जो मत प्रतिशत था, कुल वोट प्रतिशत का कितना प्रतिशत था? 44, लगभग मैं बोल रहा हूँ 44% था। लगभग 1.7% गिरा है 2024 में, तक घटा देते हैं तो लगभग कितना परसेंट के आसपास आ जाएगा? 42 कितना परसेंट? 5%। यानी जो अभी सरकार है वो 44% का मतलब जानते हो 44%। और एनडीए में जानते हो कितने घटक दल हैं? 42 घटक दल हैं। तो जो 44% की सरकार है, अगर अमेरिका जैसी यहाँ चुनाव प्रणाली होती तो इस सरकार में भी नहीं होते, क्योंकि विपक्ष में कितना वोट पड़ा है? बोलिए, 44 अगर घटा रहे हैं तो क्या परसेंट? 56%। अगर 42 घटा देते हैं तो लगभग कितना परसेंट हो जाएगा? 97% की सरकार नहीं है, और सरकार कितना है? 42% वालों की सरकार है। तो इतना ही मत लाकर आप सरकार में बने हुए हैं। तो यदि मैं यह कहता हूं, एक क्लास में ख़त्म नहीं किया जाता है, कल के क्लास में मैं पार्ट 2 बढ़ाऊंगा इसको। तो ऐसी अगर बस सीधी सी बात है कि जिस चीज़ के लिए आप जिम्मेवार हैं उस जिम्मेवारी को आप बखूबी निभाइए, ठीक है। अगर प्रश्न आपको किया जा रहा है तो जनता के भरोसे को आप कायम रखिए। विपक्ष द्वारा और इतना बड़ा बिहार बंद की घोषणा की जा रही है, वोट बचाओ रैली निकाला जा रहा है, तो अगर आप सचमुच एनआरसी, और जानते हो बच्चों, नागरिकता की जांच करना जो अधिकार होता है ना, संविधान का अनुच्छेद 327 में जो दिया है निर्वाचक नामावली का है, 325 में जो दिया गया है वो दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जाति, लिंग और धर्म और मूल वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति को नागरिकता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। सबसे पहली बात है कि नागरिकता का अधिकार चुनाव आयोग का है ही नहीं, कहीं से नहीं है। नागरिकता देने, नागरिकता से वंचित करने, या नागरिकता का लोप का अधिकार, या नागरिकता से संबंधी नए नियम बनाने का अधिकार केवल किसको है? संसद को है। ये नहीं है, आपको नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अगर, और इधर चुनाव में देखो, चुनाव जो हुआ है, चुनाव आयोग पर प्रश्न भरोसे पर दाग लगा है, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव पहले, जब बहुत पहले चुनाव होती थी ना, तो शाम को जो वोट प्रतिशत आ जाता था ना, वही प्रतिशत रहता था, जबकि सोशल मीडिया नहीं थे। लोग पैदल करके 100 किलोमीटर चल के जाके प्रतिशत बताते थे। आज आप लोग किस मीडिया में जी रहे हैं? सोशल मीडिया में। और भारत को कौन कहा जाता है? डिजिटल इंडिया। जब महाराष्ट्र में चुनाव होती है, लोकसभा की चुनाव होती है, कैसा ही आपका डिजिटल है यार चुनाव आयोग का, कि सुबह में आपका वोट प्रतिशत 40%, 50% होता है और 55% आपका बढ़त कैसे जाता है? कौन सा डिजिटल इंडिया है? कहीं इसमें आपका खेला तो नहीं है। अभी ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनसे पहले भी 2 चुनाव आयुक्त हुए हैं जिनका नाम आज भी ईमानदारी के लिए लिया जाता है, और ऐसा चुनाव करा के गया है ना, जो जैसा चुनाव करने की कोई कल्पना नहीं कर सकता है। याद कीजिए 90 के दौर में TN सेशन, और 95-96 के दौर में BN रावत जैसे भी चुनाव आयुक्त हो चुके हैं, ठीक है। तो चुनाव आयुक्त वैसे हो चुके हैं ना, जिनकी आज भी हम लोग कसमें खाते हैं कि शायद वैसा चुनाव आयुक्त हम लोग को फिर मिले। तो चुनाव आयोग से मुख्य 2 प्रश्न उठता है, और चुनाव आयोग सिर्फ 2 चीज़ का उत्तर दे दे कि अगर किसी व्यक्ति का 20 साल मरे हुए व्यक्ति है, अगर उसका नाम वोटर लिस्ट से हट चुका है, या उसका वोटर लिस्ट में नाम है अभी नहीं हटा है, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्योंकि आपको इसी काम के लिए बहाल किया गया, आपको सरकार इसी चीज़ के लिए पैसा देती है, और अब जनता के पैसे से खाते पीते हैं। जनता को आप परेशान नहीं कीजिए। दूसरा है कि सवाल है कि ना किसी व्यक्ति की नागरिकता का अधिकार की जांच करने का अधिकार चुनाव आयोग को है कि नहीं, क्योंकि यह पूरी तरह अधिकार किसको है? संसद को है। और अगर एक भी व्यक्ति का नाम, सही व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हट जाता है, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? तुम लेगा या नहीं लेगा? और यदि ऐसा करने के पीछे आपका कोई छद्म चाल है, आपका कोई विकृत चेहरा है, अगर ऐसा करके आप NCR के बहाने आप कुछ मुस्लिमों वोटरों का, अवैध प्रवासियों को आप हटाइए बाहर,
लेकिन इसकी पर सीमांचल में अगर आप इससे कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर यह लग रहा है ना, वो कह रहा है कि एनसीआर करना चाह रहा है और हमारे पक्ष के मतदाताओं का नाम वो मतदाता सूची से काटना चाह रहा है, उसकी एक चाल है। तो चुनाव आयोग किसी व्यक्ति विशेष, किसी सरकार विशेष, किसी पार्टी विशेष के लिए काम नहीं करे। चुनाव आयोग सीधे जनता के लिए काम करे, क्योंकि वह जनता का सेवक है और भारत का मालिक जनता होता है। भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव पर्व होता है। अगर चुनाव पर्व को ही कलंकित कर दिया जाएगा, चुनाव पर्व को ही अगर पारदर्शी नहीं रखा जाएगा, तो शायद इससे लोकतंत्र की जड़ें कमज़ोर होगी। और चुनाव आयोग पर यह मसला बहुत ही गंभीर है, बहुत ही गंभीर है। और चुनाव आयोग को अपनी प्रश्न चिन्ह पर, अपनी निष्पक्षता के प्रश्न चिन्ह पर, प्रश्न चिन्ह से बचना चाहिए और उसको अपनी निष्पक्ष होने का पूरा जनता को भरोसा देना चाहिए। जय हिंद।